क्रूजर्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स और एवरीथिंग इज देयर। तो इतनी बड़ी फोर्स वहां पर ऑलरेडी यूएसएस अब्राहम लिंकन के तौर पे थी, और अब जेराल्ड आर फोर्ड भी वहां चला गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 90+ एयरक्राफ्ट ये लेकर के चलता है। इसके अलावा दो तीन चीजें मैं और बताता हूं जो इस बात को सिद्ध करेंगी कि GBU-57 के ऑर्डर के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि इस एस्केलेशन को बहुत सीरियस एस्केलेशन बनाती हैं। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का इतना जबरदस्त मोबिलाइजेशन हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने 18 B-35 बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स वहां पर भेज दिए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। उसके अलावा उनके जितने भी मिडिल ईस्ट में जो जो उनके बेसिस हैं, उन बेसिस को ताकतवर दोबारा बनाया गया है, उनको उनको कंसोलिडेट किया गया है। तीसरी बात, जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम्स इजराइल में भेजे गए हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट एयर बेसिस हैं वहां पर भेजे गए हैं वो। चौथी बात, अमेरिका ने पहली बार नॉर्दर्न एरियाज में, आर्मेनिया अजरबैजान में अपनी फोर्सेस वहां पर उतारी हैं, जो कि एक शायद एक पॉसिबल ग्राउंड एक्शन का कोई 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 वहां पर अंदेशा हमको देने दे रही हैं। वहां पर आप देखेंगे इसको सोशल मीडिया में से कहा जा रहा है, और इसको कहा जा रहा है कि इट विल बी अ नॉर्दर्न नॉकआउट। तो नॉर्थ से ईरान को, हालांकि बहुत छोटा बॉर्डर है, 30-35-40 किलोमीटर का, वहां से उसको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार से ईरान के चारों तरफ जबरदस्त फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। राइट सर। दूसरी बात, यूरोप, एक सेकेंड और प्लीज, यूरोप ने 31 मार्च तक ईरान के एयर स्पेस को बैन कर दिया है। वो भी इस बात को दर्शाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ होने वाला है। जहां तक सवाल बातचीत का है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे मौका दीजिए 1 मिनट और, कि वो ईरान कह रहा है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर डील पे बात करेगा, जबकि अमेरिका का इंसिस्टेंस है कि वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और जो इनके हुती और हिजबुल्ला और ये सब हैं, इनके इनके प्रॉक्सीज की फंडिंग के ऊपर, इनके ऊपर भी वो बातचीत करे। रिजीम चेंज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है। तो वो बातें मुझे लगता है किसी भी अंत पर पहुंचने वाली मुझे लगता नहीं कि होंगी। जनरल साहब, मेरा और एक सवाल और आपसे था। B-2 जी जी बॉम्बर्स की डिप्लॉयमेंट पर चर्चा हो रही है। GBU-57 बम खरीदा है, ऑर्डर दिया बोइंग को अमेरिका ने बड़े बड़े पैमाने पर। क्या इस तरह की जब बाइंग वॉर से पहले या वॉर प्रेप में होती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि इतना भारी भरकम पैसा खर्च अगर अमेरिका कर रहा है, और आप इंटरनेशनल वॉर सिनेरियो को देखिए तो मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसा मुल्क है जिसके खिलाफ बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। इस पर थोड़ा मैं आपका नैरेटिव जानना चाह रहा था। क्या ये ईरान के लिए खरीदा जा रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि अगर वॉर एस्केलेशन होता है तो इसका इस्तेमाल कोई एक कोई बार फिर कोई से अमेरिका करेगा? हाँ, कोई कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। राइट सर। अमेरिका ने जून 25 में करके दिखा दिया। उन्होंने जितना भी किया सही था, वो था, उसकी बात नहीं है। वहां पर राइट सर। उन्होंने GBU-57 को लॉन्च करके दिखा दिया, और राइट इतने सर। बड़े ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये कहां और हम्म। टेंशन है? क्या वो हम्म। गाजा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हम्म। यूक्रेन में नहीं। हम्म। ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए लिए गए हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। हम्म। लेकिन ये भी अभी भी एक परिस्थिति इस प्रकार की है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं और इतना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कहीं ना कहीं सकम हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और हालात बिगड़ने की फेयर इनफ सर। परिस्थिति हो रही है। फेयर इनफ सर। मैं संजीव सर के पास जा रहा हूँ। संजीव सर, हम लोग लगातार रीड भी कर रहे हैं ईरान के सिचुएशंस को, और आप डिबेट में कई बार मेरे पास बैठे भी, मेरे साथ बैठे भी सर आप। अभी जो सिचुएशन हो रही है, क्योंकि सर बातचीत तो दोनों मुल्कों में चल रही है, लेकिन ईरान भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। उसके अब टैंकर, जो 3 टैंकर भारत पहुंचे हैं, ईरान हालांकि मना कर रहा है, लेकिन सबको पता है कि रशिया और चीन को वो चोरी छुपे क्रूड बेच रहा है। और जिस समंदर के रास्ते साउथ चाइना सी जाना था, वो रास्ता भटक कर अरेबियन सी के जरिए मुंबई पहुंच गए उनके तेल टैंकर। यहां से सर आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अब बंकर बस्टर बम्स का ऑर्डर चला गया है, B-2 बॉम्बर की डिप्लॉयमेंट अब हैविली हो रही है, और ये ओपन नैरेटिव है अमेरिकन मीडिया में, खुलेआम ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि B-2 बॉम्बर डिप्लॉय कर दिया गया। बोइंग से ओपनली बात हो रही है कि आप GBU-57 जो बम है, जो बंकर्स के अंदर जाकर पेनिट्रेट कर मारता है न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए, अब ये ओपन डील है। तमाम अखबारों में ये खबर है, तमाम मैगजीन्स में ये खबर है, और पेंटागन के जो सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं कि यस वी हैव ऑर्डर्ड GBU-57 बॉम्ब फॉर ईरान। अब यहाँ से आप एस्केलेशन कितना देख रहे हैं सर, या अभी भी बातचीत ही चलती रहेगी?
देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं, राइट सर। यदि इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलती है, ईरान यदि किसी डील के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई जरूर कर सकता है। राइट और उसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार वो उसने अपनी करके रखी हुई हैं, लगातार उसको बिल्डअप किया जा रहा है। अभी यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पे पहले ही मौजूद था, और अब यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जो कि दुनिया का सबसे जो बड़ा वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, वो एक आर्माडा है। जैसे कि अभी माथुर साहब ने कहा कि वो सिर्फ एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि उसके साथ जो साथ में चलने वाले जो अन्य मिलिट्री एसेट्स, डिस्ट्रॉयड फ्रिगेट्स, हाँ सर, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट, सबमरीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वो सारी जो उनकी जो ताकत है वो बहुत ही विशाल होती है। और ऐसे में दो जो एक डबल माइट के साथ अमेरिका वहां पर मौजूद है, और जाहिर है कि ये जो बिल्डअप है वो उसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ईरान के अंदर कोई बड़ी स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अमेरिका कोई ग्राउंड इन्वेजन या जो बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं वो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका इस तरीके की माइट के साथ मौजूद है कि वो ईरान को अपने लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक्स के माध्यम से और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करने के लिए अमेरिका बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और मेरा ऐसा मानना रहा है, जैसा कि मैंने आपके शोज में पहले भी कहा है, कि ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो एक डील के लिए तैयार हो जाए, और उस डील में उसको जाहिर है कि अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को तो रोकना ही होगा, साथ ही साथ उसकी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज हैं उसके ऊपर भी उसे लगाम लगानी होगी, टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करना होगा। और देखिए, एक बात बहुत साफ दिखती है कि अमेरिका ने ये जो बिल्डअप किया है वो इस बात को भी वो अच्छी तरह से असेस कर रहा है कि ईरान की आंतरिक स्थितियां अच्छी नहीं है। ईरान के जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो अंदर की जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो लगातार गहरी हो रही है। ईरान की जो सामाजिक स्थिति पहले से ही खराब थी, महिलाओं को लेकर के जो वहां पर असंतोष व्याप्त है, लोकतंत्र की मांग करने वाले पहले से ही वहां पर उनकी आवाजें दबा करके रखी गई, और वो ईरान की जो रिजीम के द्वारा, इस्लामिक रिजीम के द्वारा जो अपनी अवाम के ऊपर ही ब्रुटैलिटी दिखाई जाती है, उससे सामाजिक रूप से तो तनाव था ही, आर्थिक जो तनाव है वो भी बहुत बढ़ गया है। और अभी हाल का जो बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जो कि ईरान के इतिहास का, इस्लामिक रिजीम के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, वो आर्थिक विषयों से ही आरंभ हुआ था। तो अमेरिका ये जो पूरी सिचुएशन है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है। इजराइल भी इसे एक बड़ी रणनीतिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है, और वो ये चाहते हैं कि इस तरीके की स्थितियों का लाभ उठाते हुए ईरान के साथ उसको एक डील के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन यदि वो डील के लिए तैयार नहीं होता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अमेरिका और इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई वहां पर कर सकते हैं। और देखिए, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ईरान की इस्लामिक रिजीम को बदलने की मंशा रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कह भी दिया कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम यदि अपनी लॉन्जिविटी को, अपने सर्वाइवल को आने वाले समय में भी अगर मेंटेन करना चाहती है, तो उसे एक डील के लिए तैयार होना होगा। अदरवाइज उसके ऊपर बड़े जो खतरे हैं वो स्पष्ट रूप से सामने खड़े हैं। सर, रॉजर दैट सर, रॉजर दैट सर। इससे पहले कि मैं फराज भाई के पास जाऊं, मैं गौरी शंकर सर के पास जा रहा हूं। सर, अभी जिनेवा को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, और मैं तो हमेशा डिबेट में रहते हैं, आप हमेशा कहते हैं अमेरिका हमला नहीं करेगा अमित, चाहे ये गर्मी कितनी भी ऊपर पहुंच जाए, तापमान कितना भी बढ़ जाए मिडिल ईस्ट का, लेकिन अमेरिका भी हमला नहीं करने वाला है। जिनेवा टॉक्स को लेकर सर बात हो रही है, पहला राउंड जो था वो बेनतीजा रहा है, दूसरे राउंड में इजराइल का बहुत प्रेशर है, आप देख रहे हैं इजराइल बिल्कुल तड़प रहा है कि कुछ भी करके अमेरिका कुछ सख्त कदम ईरान के खिलाफ उठाए। जिनेवा टॉक्स फेल होती हैं सर, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? राउंड 3 आप देख रहे हैं ऑफ टॉक्स, या आपको लगता है कि उसके बाद अमेरिका या इजराइल कुछ थोड़ा बहुत एक्शन करेंगे जरूर? सर मनोज जी नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार सबको। देखिए, यहाँ पर इस युद्ध, इस तो पूरे तनाव का अगर वातावरण देखें तो इसमें अमेरिका की 4 या 5 डिमांड है। पहले तो न्यूक्लियर जो इनके एनरिचमेंट है उस प्रोसेस को खत्म किया जाए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पूरा ओपन किया जाए जिनका इंस्पेक्शन हो सके, मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल में किया जाए, इजराइल की सुरक्षा की गारंटी मिले, और जो आतंकी ग्रुप हैं जो ईरान द्वारा सपोर्टेड है उनकी फंडिंग बंद हो। ये मेरे ख्याल से मुख्य डिमांड्स हैं अमेरिका की तरफ से। और जो कंस्ट्रेंट जो इसके ऊपर हैं
वो सबसे पहला गल्फ कंट्रीज का जो रीजनल बॉडी है जीसीसी, उसका कंस्ट्रेंट है। वो नहीं चाहते हैं कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो और ईरान के अंदर अराजकता पैदा हो। तो पहला तो वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। दूसरा कंस्ट्रेंट है बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका नहीं चाहेगा कि उनके सोल्जर्स को ग्राउंड के ऊपर जाके वार करना पड़े, क्योंकि उसके लिए हो सकता है काफी कैजुअलिटीज हो और वो उसको सहन नहीं कर पाए। और तीसरा चीज ये है कि क्या ईरान जो है वो अगर उसके ऊपर हमला किया जाता है तो जो और लोकल जो पब्लिक है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। अभी तक तो देखा गया है कि खमनाई के विरोध में बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जब विदेशी हमला होता है तो आप जानते हैं देश की जनता एक साथ हो जाती है और विदेशी हमला का विरोध करती है। तो ये जो उनके कंस्ट्रेंट हैं इनको समझते हुए मेरे को लगता है कि टॉक्स और चलेगी। अभी जो ओमान के मध्यस्थता के रूप में जो जेनेवा में सेकंड राउंड आज चल रहा है, उसमें वित्कोप और जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी इनडायरेक्ट टॉक होगी, क्योंकि जो ओमान के विदेश मंत्री हैं वो उनकी मध्यस्थता करेंगे। वो एक कमरे में बैठ के आमने सामने बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कमरों में बैठेंगे और वो ओमान की मध्यस्थता से बातचीत होगी। फिर आपने देखा होगा कि जब कुछ समय पहले यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि हमें विश्वास ही नहीं है कि हम किससे बात करें, क्योंकि जो फाइनल जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो खामनाई के पास है वो तो खुद बात करने आता नहीं है और ना अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। तो हम कैसे विश्वास करें। तो ये डिस्ट्रस्ट अभी रहेगा। लेकिन इसके साथ अमेरिका ईरान के ऑप्शंस को लिमिट कर रहा है, कम कर रहा है, अपना जो बिल्डअप है वो बढ़ा रहा है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है और वो हो सकता है कि B2 बम्बर्स को और बढ़ाए और उनका उपयोग वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने में करे और जो बंकर्स हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनको तबाह करने में करे। लेकिन ये इवेंचुअलिटी मेरे ख्याल से कुछ समय बाद आएगी। अभी और होगा एक दो राउंड टॉक्स, और उसमें अगर कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आया तो फिर नेचुरली अमेरिका जो है ये बिल्डअप बिना किसी रीजन के तो नहीं कर रहा है, वो कंस्ट्रेंट में डाल रहा है ईरान को कि ईरान के ऑप्शन लिमिटेड हो जाएं और अगर इवेंचुअलिटी आए तो उसके ऊपर वो वार भी कर सके, ऐसा मेरा मानना है। फेयर इनफ सर, प्लीज स्टे विथ मी। फराज सईद भी मेरे साथ है, पाकिस्तान से जुड़े हैं। फराज, अभी जो नैरेटिव हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में और ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का, और ऐसा बार बार पता नहीं क्यों लगता है, ये मेरा इम्कान अंदाजा है कि अमेरिका ये बातचीत का सिर्फ नाटक कर रहा है, वो टाइम बाय कर रहा है। वो सोच रहा है कि कितना ज़्यादा मुफ्तला रखा जाए पीस टॉक्स में, बातचीत में, टेबल टॉक्स चलती रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका पूरी प्रेप कर रहा है कि अपने सारे एसेट्स को डिप्लॉय कर दिया, अपने सारे वॉरशिप भेज दिया, अपने फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर्स को लगा दिया, खाड़ी देशों में जो भी उसके फौजी अड्डे हैं वहाँ पर थंडरबोल्ट विमान है उसको डिप्लॉय किया हुआ है, F-35, 16 तमाम जो उसके एसेट्स हैं, वॉर एसेट्स हैं, सबको डिप्लॉय कर रहा है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका सिर्फ ये टाइम बाय कर रहा है और उसको वो पहले से डिसाइड कर चुका है उसे ईरान के साथ क्या करना है? फराज जी बिल्कुल। 2024 में अगर हमें याद हो कि जो पेजर अटैक हुआ था लिबिया के अंदर, जहां उनके एक वाइड स्प्रेड जो इरानियन जो ऑफशूट्स थे, उनकी प्रॉक्सीज थी, उनको डिसमेंटल किया गया था। फिर ईरान के अंदर जो हमास के चीफ को जिस तरह मारा गया था, वो हम सबको पता है कि कैसे इजराइल को कम से कम 1.5 से 2 साल लगे थे उस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में। फिर अगर हम वेनेजुएला का हाल ही में अगर जायजा लें तो वेनेजुएला की वो जो अमेरिका ने वेनेजुएला का सदर को अरेस्ट करके एक छोटा ऑपरेशन करके उसको अब अमेरिका में ट्रायल पे ले गया है। अमेरिका को कम से कम 4 से 6 माह लगे थे उस ऑपरेशन की तैयारी करने में। अब बिकॉज ईरान एक ज्यादा बड़ी पावर है, उसके पास मिलिट्री हथियार ज्यादा है, उसकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत वेनेजुएला के, तो उनको इससे ज्यादा बड़ी ताकत चाहिए, ज्यादा बड़ी तैयारी चाहिए अगर उन्होंने ईरान को रूट आउट करना। और बिल्कुल आपके को पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड पॉसिबल नहीं हो सकता, बट बिकॉज ईरान के अंदर रजीम चेंज की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं मुल्क के अंदर से भी, और अमेरिका के सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी यही कहा था कि हेल्प इज ऑन इट्स वे जब प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा था। तो ये मुमकिन
बात हो सकती है जैसे वेनेजुएला के सदर को उठा के वहां से ले गए थे और रजीम चेंज हो गया, और कैसे पूरी गवर्नमेंट जो है फौरन उस टाइम तो उन्होंने वेनेजुएला के सदर का साथ दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं उनको वापस भेजा जाए, लेकिन उन्होंने फौरन अमेरिका की शराइत मान ली, जो अभी हाल की जो हुकूमत है। इसी तरह ईरान के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि टॉक्स जो है वो सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए हो, आप अपना मिलिट्री बिल्डअप करते करते जो ही आप ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस आपकी हो, आप वहां रजीम चेंज कर दें। और हो सकता है, देखिए वो क्यों चाह रहे हैं कि खामनाई बाहर है, बिकॉज खामनाई जो है वो खबर ये है कि वो इन हाइडिंग है, बिकॉज अगर कोई रजीम चेंज ऑपरेशन होता है ईरान के अंदर तो ऐसे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, वो होगा ऐसे कि ईरान के जो मेजर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड्स हैं या खामनाई साहब हैं, उनको वो उठा के ले जाएंगे और अरेस्ट करके कुछ ना कुछ करेंगे। सो अमेरिका की जो हमने पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे हमें ये लगता है कि हो सकता है ये उस ग्रैंड ऑपरेशन रजीम चेंज के प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, मैं जनरल साहब के पास जाऊँ। जनरल साहब, ये बात जो मैंने अभी फराज से सवाल मैंने किया, ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है, और ये तब से चल रहा है जब से ये सारा नाटक मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ। बार बार ट्रम्प का बयान बदलना, कभी धमकाना, कभी दोस्ती के लिहाज बढ़ाना, कभी सब ईरान में ठीक चल रहा है, कभी कह रहे खामने को ढूंढ के मार देंगे, कभी कहते हम मारेंगे नहीं, हम रेजिम चेंज चाहते हैं। इस तरह के नैरेटिव अमेरिका खूब चला। हालांकि इजराइल बहुत ज़्यादा नैरेटिव वाला देश नहीं है, दे बिलीव इन एक्शन, वो एक्शन ज़्यादा करते हैं, बातचीत कम करते हैं। क्या अब ये समझा जाए कि जितना लंबा ये दरमियान ये जितना वक्त बीत रहा है ईरान अमेरिका और इजराइल टॉक्स का, कहीं ना कहीं अमेरिका ज्यादा बेहतर तरीके से इस जंग में उतरेगा? देखिए अमित, बड़ी बात यह है कि हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका एक शॉर्ट बहुत जबरदस्त सुपर पावर है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ थोड़ा सा वो पिछली सवाल के ऊपर कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बार बार बात कर रहे हैं। ये आवश्यक नहीं है अमित की बूट्स ऑन ग्राउंड यूनिफॉर्म में वर्दीधारी सैनिक अमेरिका के हों। एग्जैक्टली सर। बूट्स ऑन ग्राउंड मोसाद के एक्टिविस्ट के रूप में ऑलरेडी ईरान में है, वहां पर हैं। जहां तक बूट्स ऑन ग्राउंड का सवाल है, जो नॉर्दर्न नॉकआउट की मैं बात कर रहा हूं, ये